नाज़रीन, मैं हूँ वसीम बारी और मेरे साथ हैं आफ्ताब आलम साहब और आप देख रहे हैं सलाम नजीब आबाद। मैं आज की शख्सियत का मैं आपसे तारुफ़ कराऊँ, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ज़िला बिजनौर ही एक पूरा एक तारीख़ी शहर है, क्योंकि मैं जब भी बात करता हूँ तो शहर नजीब आबाद से शुरुआत करता हूँ, लेकिन आज मैं ज़िला बिजनौर की बात कर रहा हूँ कि ज़िला बिजनौर एक मुकम्मल एक तारीख़ी शहर है और इस तारीख़ी ज़िले के चेयरपर्सन पति आज हमारे पास मौजूद हैं तारीख़ी शहर नजीब आबाद के अंदर। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर बिजनौर कहाँ है। मैं तारुफ़ वो अपना ख़ुद कराएंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ज़िला बिजनौर का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन करने वाली शख्सियत आज मैंने अपने स्टूडियो में आपके स्टूडियो में बुलाई है, जो आपके सवालों के जवाब देंगे। आपने हमें सवाल दिए हैं, सवाल आपके होंगे, जवाब चेयरपर्सन साहिबा के पति यानी शमशाद अंसारी साहब के होंगे और ज़रिया सलाम नजीब आबाद होगा। मैं 4 लाइनों के साथ उस शख्स का तारुफ़ कराता हूँ, क्योंकि हमारा मकसद नुक्ताचीनी नहीं है। हमारा मकसद अगर कोई शख्स हमारे ज़िले का, हमारे शहर का, हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है तो उस शख्स को सलाम करना चाहिए। एक ऐसी स्थिति में वो कर रहा है कि हर एक इंसान नहीं कर सकता। दुनिया में कुछ ऐसे भी इंसान नज़र आए, दुनिया में कुछ ऐसे भी इंसान नज़र आए जो शब के अंधेरे में सूरज की खबर लाए। दुनिया में कुछ ऐसे भी इंसान नज़र आए जो शब के अंधेरे में सूरज की खबर लाए। साहिल पर पहुंचना कोई आसान नहीं यारो, साहिल पर पहुंचना कोई आसान नहीं यारो, मंजिल पर वही पहुँचे जो पहाड़ों से टकराए। मेरी मुराद शमशाद अंसारी साहब से है। मैं मज़ीद तारुफ़ चाहूँगा कि वो ख़ुद अपनी ज़बान से आवाम के सामने बताएं कि आप कहाँ तशरीफ़ लाए, आप इस वक्त कहाँ हैं, किस पोजीशन में हैं। आगे की बात सवाल का ज़रिया फिर उसके बाद शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपका और आफ्ताब भाई आपका। सलाम नजीब आबाद में आपने मुझे बुलाया, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और मैं अपने इंट्रोडक्शन में सिर्फ 4 लाइन मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। अपने 4 लाइन पढ़ के मैं अपनी बातें शुरू करना चाहता हूँ कि मदद मुफलिस की कर देना किसी भी धर्म का हो वो, मदद मुफलिस की कर देना किसी भी धर्म का हो वो, अमल ये रब को प्यारा है इसे इमदाद कहते हैं। मैं बस अपने तारुफ़ में फ़कत इतना ही कहता हूँ, मैं अदना सा हूँ खादिम, मुझे शमशाद कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शमशाद भाई, सलाम नजीब आबाद पर आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं समाजवादी पार्टी से पिछले 25 सालों से हूँ और 25 सालों से सक्रिय सदस्यता के साथ साथ अनेकों पदों पर मैं समाजवादी पार्टी में रहा हूँ और अभी भी मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। पिछले 25 साल से आप समाजवादी पार्टी में बता रहे हैं, लेकिन हमें जो पता चला है वो ये पता चला है कि जो 2017 का चुनाव आपने लड़ा है समाजवादी पार्टी से ही लड़ा था? जी, समाजवादी पार्टी सिंबल से लड़ा था। क्या उससे पहले आपका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है? जी, मैं 1995 में मैंने समाजवादी पार्टी सदस्यता ग्रहण की थी और 1998 में नगर अध्यक्ष बना था। 2003 में मैं जिला उपाध्यक्ष बना और 2006 में मैं पुनः जिला सचिव बना। 2007 में मायावती सरकार में मैं अल्पसंख्यक सभा का जिला उपाध्यक्ष बना। उसके बाद मैं लगातार नगर अध्यक्ष रहा हूँ और जब 2017 में मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से समाजवादी पार्टी का सिंबल मांगा तो उन्होंने मुझे एक आवाज़ पर सिंबल दिया और मेरी पत्नी नगर पालिका परिषद बिजनौर की प्रथम महिला बनी। नहीं, मेरा पूछने का मकसद ये है कि क्या किसी राजनीतिक पद पर भी आप इससे? नहीं, राजनीति पहले मैं जीवन में पहला चुनाव लड़ा 2017 में नगर निकाय का। पे कोई विरासत रही है ना? सियासत की? नहीं, कोई विरासत नहीं रही। मेरे दादा, मेरे वालिद मोहतरम फलों का कारोबार करते हैं, मैं भी फलों का कारोबार करता हूँ और हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी। आपकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही? बिल्कुल नहीं थी। पहला राजनीतिक विरासत नहीं रही? ना राजनीतिक विरासत थी, ना हम ऐसे परिवार से थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ 2017 में कि शमशाद अंसारी आते हैं और पहली दफ़ा चुनाव लड़ते हैं और बिजनौर शहर की आवाम पहली बार में ही उन्हें रिकॉर्ड वोटों से जिताकर चेयरपर्सन पति बना देती है? इसकी रूपरेखा तो 2012 में ही बन गई थी, क्योंकि इससे पहले जो वहाँ पर चेयरमैन हुआ करते थे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने जनता और अपनी बीच की दूरी बना के रखी थी। उस बार ये ऐसा लगता था कि चेयरमैन साहब मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, उनका टाइम टेबल सेट है कि उस टाइम मिलेंगे, उस टाइम नहीं मिलेंगे और जनता को सडनली काम पड़ता था। तो वो कहीं ना कहीं
उनकी जो खाली जगह थी वो जब नहीं मिलते थे तो वो मुझे पब्लिक ढूंढती थी, मुझे बुला के लेके जाती थी, मैं उनके काम आता था, काम करता रहा एक अनेकों संगठनों से जुड़ता चला गया। मैं रिक्शा यूनियन का महामंत्री पिछले 8 साल से हूँ। मैं सब्जी मंडी फल मंडी का अध्यक्ष हूँ। मैं जो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल में जिला उपाध्यक्ष हूँ। तो मेरी संघर्षों का जीवन रहा है, मैंने संघर्ष किया है। मैंने अपने लोगों को हमेशा अपनी कौम, अपने धर्म, अपनी मिल्लत, अपनी जाति समुदाय, जो भी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, सर्व समुदाय की बात कर रहा हूँ। मैंने सबका काम किया। तब उन लोगों की आवाज़ आई कि हमें एक ऐसा चेयरमैन चाहिए जो हमारे बीच हमेशा रहे। बिजनौर की जो पूर्व विधायक हैं रुचि वीरा जी, उनसे आपके बहुत करीबी ताल्लुकात रहे हैं। जी बिल्कुल। आज वो बसपा पार्टी में हैं। ये एक राजनीतिक मामला होता है। मैंने आपसे बताया पूर्व में भी कि मैं 25 सालों से समाजवादी पार्टी में हूँ। मैंने कभी अपनी पार्टी नहीं बदली है। और मैडम रुचि वीरा जो समाजवादी पार्टी में हुआ करती थी, उन्होंने मुझे टिकट दिलाया, चुनाव लड़ाया। उनका बहुत एहसान मेरे ऊपर रहा है, हमेशा आगे भी रहेगा। और जब वो चुनाव लड़ी थी तो मैंने लड़ाया था। लेकिन मैंने बताया ना, मेरी आस्था राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव में है, मेरी आस्था समाजवादी पार्टी में है। अगर वो समाजवादी पार्टी में होंगी तो मैं उनके साथ हूँगा, और वो समाजवादी पार्टी में नहीं होंगी तो मैं उनके साथ नहीं हूँगा। तो आपका कहना ये है कि अगर वो समाजवादी पार्टी में नहीं है, जैसे कि इस समय स्थिति ये है कि वो बसपा पार्टी में है, अगर वो बसपा में है तो आप उनसे कांटेक्ट आपका कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है, जाति इंसानियत के नाते कांटेक्ट रहेगा। लेकिन जहाँ तक पार्टी का सवाल है, जैसे अब चुनाव शुरू होगा और लोग एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू करेंगे, ऐसे में सब लोग एक दूसरे की सपोर्ट चाहते हैं। क्या अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप रुचि वीरा जी से समर्थन लेंगे? बिल्कुल समर्थन मांगूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे समर्थन देगी भी, क्योंकि मैंने बताया ना आपसे, उनका जो पूरा इतिहास रहा है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ रहा है। वो समाजवादी पार्टी को बहुत प्रेम करती हैं, बहुत लगाव से उनका समाजवादी पार्टी को चाहती है। लेकिन क्या परिस्थिति रही, उनका अपने समीकरण रहे। समाजवादी पार्टी में ऐसा समझा जा रहा है कि बसपा पार्टी का जनाधार बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल सही, आपकी बात और सही बसपा पार्टी में ही रुचि वीरा इस टाइम पर है। क्या आप कोशिश करेंगे उन्हें दोबारा समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने? मैं कौन होता हूँ, वो बड़ी नेता है, मैं छोटा नेता हूँ। मेरे बस में तो नहीं है, लेकिन मैं तो चाहूँगा यही कि जितने लोग समाजवादी पार्टी में जुड़ जाए उतना बढ़िया है। 2017 के चुनाव में रुचि वीरा जी ने आपको कंधे से कंधा मिला करके चुनाव लड़ाया, आपकी हर जगह साथ दिया। ऐसे में इस बार आप फिर से चुनावी मैदान में हैं, तो क्या आप रुचि वीरा जी से फिर से जाकर रिक्वेस्ट करेंगे? नहीं, उनकी कमी मुझे खलेगी और उनका साया, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, मैं तो ऐसी कामना करता हूँ। अब क्या परिस्थिति होगी तो भविष्य के कर्म में है। अगले सवाल के लिए डॉक्टर वसीम भाई। शमशाद साहब, आपने बिजनौर को ऐसा क्या दे दिया कि गवर्नमेंट ने आपको 3 अवार्ड दिए? आइए बिजनौर में आपको गलियाँ घुमाता हूँ, सड़कें घुमाता हूँ, मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर आपको कूड़ा नहीं मिलेगा। उसकी एक कारण सबसे बड़ा ये है कि मैं हमेशा फील्ड में रहता हूँ। अगर मुझे कहीं भी कोई कूड़ा पड़ा हुआ दिखाई देता है तो मैं अपनी गाड़ी रोकता हूँ, वहाँ के इंचार्ज, सफाई नायक, सफाई निरीक्षक, सफाई कर्मचारियों को सूचित करता हूँ, उनको बुलाता हूँ और वो कूड़ा अपने सामने स्वयं उठवाता हूँ। मेरा प्रयास ये रहता है कि कहीं गंदगी ना हो, कहीं कूड़ा का ढेर ना लगा हो। जनता को मैं जागरूक करता रहता हूँ बीच बीच में। हम लोगों ने पूर्व में अभी 2 साल पहले 16,000 डस्टबिन जोड़े बांटे हैं, जो हमने घर कर दिए हैं। और हमने ये कहा है कि आप अपना कूड़ा, सूखा गीला कूड़ा अपने डस्टबिन में रखिए। जब हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली आए उसमें माइक लगा हुआ है, अनाउंसमेंट होता है, आप हमें तक कूड़ा दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि मुझे जो अवार्ड मिला है ये जनता का प्यार, जनता का सहयोग और मेरी मेहनत और जनता का आशीर्वाद से सब कुछ हुआ है। एक बात हमारी ये समझ में नहीं आती कि आप समाजवादी पार्टी से हैं, गवर्नमेंट जो है बीजेपी सरकार की है, बेशक। क्या आपको इस तरह के उन्नति के कार्य, प्रोग्रेसिव स्टेप जो आप उठाते हैं, जिससे आज राष्ट्रपति अवार्ड भी आपको मिल चुका, आपकी नगर पालिका को मिल चुका है, ऐसा कहीं है कि आपको जो सरकार है उससे बहुत कुछ झेलने के बाद आप फील्ड में वर्क करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। संघर्ष करने का नाम ही समाजवादी है। संघर्ष के नाम, हाँ, संघर्ष का नाम समाजवादी। यही मैं आपसे सुनना चाहता था। लेकिन इससे मेरा सवाल ये पैदा होता है कि लोगों के दिलों के अंदर एक बात यह है कि जब इलेक्शन लड़ते हैं हमारे यहाँ, चाहे वो MP का हो या MLA का हो या आने वाला चेयरमैन का इलेक्शन है, मान लीजिए समाजवादी पार्टी से आप लड़ेंगे और कुछ लोग हैं ऐसे, और इलेक्शन लड़ने के बाद वो जीत भी जाते हैं। जब उनसे कोई प्रोग्रेसिव काम यानी कि कुछ उन्नति के कामों से कहे जाते हैं कि कुछ प्रोग्रेस कीजिए शहर के अंदर, शहर को सजाइए, बनाइए, तो सर हमारी सरकार नहीं है। क्या सरकार की अपना होना काम कराने के लिए ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन तो आप किस तरीके से काम कराएंगे? वही आपके सवाल पा रहा हूँ मैं डॉक्टर साहब
बिल्कुल ज़रूरी है सरकार का सहयोग होना, लेकिन सरकार से लड़के ही तो मैंने अपने ऊपर 15 मुकदमे लिखवाए हैं। मैंने 15 मुकदमे लिखवाए हैं, मैं समझ गया वो 15 और 15 मुकदमे लिखवाए हैं। मेरी मैं आपकी ज़बान से ये सुनना चाहता हूँ कि आप जो इस वक्त बिजनौर के लिए कर रहे हैं, बिजनौर को संवार रहे हैं, सजा रहे हैं, मुझे उसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट आपको अवॉर्डेड कर चुकी है, तो उसके बारे में कुछ नहीं। लेकिन मैं आपकी ज़बान से उन लोगों के लिए कुछ कहलवाना चाह रहा हूँ, आपकी ज़बान से कुछ निकले कि जो लोग एक बहाना लगा देते हैं, पूरे 5 साल गुजार देते हैं कि साहब हमारी सरकार नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा तो नामुमकिन है कि सरकार शहर के लिए या उस इलाके के लिए कुछ ना दे रही हो। नहीं, वो तो सब मिलता है, ग्रांट जो फिक्स हो तो मिलता है। मैंने बताया ना, देखो काम करने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। हाँ। अगर आपकी अंदर इच्छा शक्ति है तो आप सरकार से भी लड़ सकते हो, आप परेशानी से भी लड़ सकते हो। इसी का नाम तो चेयरमैन ही है। जनता से जुड़ा हुआ रहने वाला ही इंसान तो चेयरमैन बनता है। चेयरमैन वो होता है जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि, प्रथम व्यक्ति होता है। अगर कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले इंसान चेयरमैन को और अपने वार्ड के सभासद को याद करता है। विधायक और MP के पास तो बहुत बाद में आता है। ये कहना तो सबके लिए बहुत आसान है, मैं भी कह सकता हूँ ये तो, लेकिन ये कहना सही नहीं है, क्योंकि जनता ने हमें तभी वोट दिया जब हमारी सरकार नहीं थी। जनता ने हमें सरकार पर वोट नहीं दिया तो हम लड़े क्यों? हमें लड़ना नहीं चाहिए था। हमें पता था हमारे सामने मुश्किलें आएंगी, मुश्किलों से लड़ने के लिए तो हम इस फील्ड में आए हैं। और मैं दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ पूरे जनपद को, पूरे उत्तर प्रदेश को, कि अगर मैं लड़ा हूँ तो मैं कामयाब भी हुआ हूँ। मैंने अपने मेहनत से संवारा भी है शहर को, संवारा है मैंने। जनता ने जो आपको अपने मोहब्बत और प्यार दिया है वो आपको आपकी पर्सनल शख्सियत के बिहाफ पे दिया है या पार्टी के बिहाफ पर? दोनों पार्टी का बिहाफ भी है उसके अंदर। नो डाउट उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, और सारे लोग समाजवादी पार्टी सरकार बनाना चाहते थे, बना भी रहे थे। क्या परिस्थिति नहीं बन पाई तो नो डाउट समाजवादी पार्टी को चलते हैं। आपका कहना है मकसद ये है कि सरकार किसी की भी हो, अगर काम करने की लगन हो और सोच हो दिमाग के अंदर मुझे कुछ देना है तो वो दे सकता है। बिल्कुल मैं आपकी बात सहमत हूं। अगली मैं क्वेश्चन की तरफ आपकी तरफ चलता हूँ। 2 साल पहले एक CA NRC का मामला सबके सामने, पूरे देश के सामने जी। और उस वक्त कई नौजवान लड़कों की धरपकड़ भी हुई और मार पिटाई भी हुई है, और शमशाद अंसारी का बिजनौर में एक बहुत बड़ा रोल रहा, और शमशाद अंसारी ने उस वक्त हालात को संभाला, और वहाँ के उस वक्त जो लड़कों के ऊपर प्रशासन का डंडा चल रहा था, वो डंडा अपनी कमर के ऊपर खाया। और आज जैसे कि आपने अभी खुद नहीं बताया कि 13 मुकदमे आप पर दर्ज हैं। क्या कहना है शमशाद अंसारी साहब? आपके पहले सवाल का जवाब इसमें भी है। अगर मैं घर बैठ जाता, मैं भी कह देता मेरी सरकार नहीं है, मेरे लोग मुझे बुला रहे हैं, मैं नहीं जा सकता, मेरी प्रशासन नहीं सुनेगा, तो वहाँ बहुत बड़ा बवाल हो जाता। कुछ सांप्रदायिक ताकतें शहर को जलाना चाहती थी, फिरका परस्त ताकतें हमारे शहर की गंगा जमनी तहजीब को मिटाना चाहते थे। CA NRC की आड़ में, CA NRC कोई बिजनौर में थोड़ी हुआ, CA NRC तो पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुए, लेकिन हमारे बिजनौर में प्री प्लानिंग थी। दंगा कराना चाहते थे लोग, मैं सामने आ गया, अपने उपद्रवी लोगों को भी समझाया, और जो फिरका परस्त ताकतें थी उनको भी मुँह तोड़ मैंने जवाब दिया। उसके बदले में बेशक मुझे थोड़ी चोट लगी, मैं लहूलुहान हुआ, वो अलग बात है, लेकिन मैं हटा नहीं। इस पीरियड में एक चीज़ और देखनी पड़ी। आपने कहा कि मैं फील्ड में निकला, मेरे को लहूलुहान भी हुआ, डंडे भी खाए। इसमें कुछ पॉलिटिशियंस है, या कहूँ हमारे रहबर, हमारे जिला बिजनौर के हों या कहीं और, क्योंकि हमने कंडीशन ये देखी है कि वो अपने घर में कैद हैं, पुलिस प्रशासन आ चुका है और उनके भाई हमें घर में नज़रबंद कर लिया, वहीं से ज्ञापन दे रहे हैं। हमें भी हर बार नज़रबंद किया, लेकिन हम तो नज़र को तोड़ के निकल गए। हमें जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गए। क्यों नहीं निकल पाए, क्या वजह रही? वो तो जवाब वही दे सकते हैं, वही मैं इसके बारे में क्या जवाब दे सकता हूँ। लेकिन ये है कि अगर वो इसको सीख लें तो और लंबी तरक्की कर सकते हैं। अच्छा, आपको मैं एक क्वेश्चन इस हट के करता हूँ। आपने गौशाला के बारे में, जैसे कि मैं अभी आपको देख रहा था, आपने गौशाला खोली जी, कैसा रिजल्ट है उसका? बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, मंडल में सबसे अच्छी गौशाला हमारे बिजनौर की है। कमिश्नर साहब हमारी पीठ थपथपा के गए हैं, उन्होंने बताया कि साफ़ सुथरी गौशाला कहीं नहीं है, गंदगी कुछ नहीं मिलेगी आपको। और हम लोगों ने गायों के लिए, अब ये लोग कहते हैं ना कि मुस्लिम गाय से प्यार नहीं करता, हम उस हर चीज़ से प्यार करते हैं जिससे हमारी सरकार प्यार करती है। हमारी सरकार जो हमें काम देगी हम उसको ईमानदारी से निभाते हैं, भले से हमें लोग किसी और नज़र से देखें, लेकिन हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं। हमने सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को हमने वो अमली जामा पहनाया है कि हमारी गौशाला लोग देखने आते हैं, दूर दूर से देखने आते हैं। अगर ज़िले में कहीं कोई गौशाला दिखाने का नंबर आता है किसी मंत्री साहब को या कमिश्नर साहब को या किसी को, तो बिजनौर गौशाला दिखाई जाती है। अधिकारी कहते हैं कि बिजनौर लेकर चलो, हमारी इज्जत बचेगी, हमारी नाक बचेगी। तो हमने उतना वो गौशाला के अंदर काम किया है। इसी से एक सवाल आता है, सवाल तो इसी में ही है ये
गौशाला आप गाय किस तरीके से आप अपनी गौशाला के अंदर की एंट्री कराते हैं, कैसे कहाँ जो से लावारिस गाय होती हैं उनको पकड़कर हम लोग गौशाला में रखते हैं, उनका देखभाल करते हैं। और बीच बीच में जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के पैर में चोट लग जाती है, उसको भी हम कैटल कैचर, हमारे पास गाड़ी है, उसको हम लेकर आते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, मैं खुद इस काम को करता हूँ। रात के 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे कभी भी कोई कॉल आएगी तो मैं अपनी तारीफ अपने मुँह से नहीं करना चाहता, लेकिन आप जिले में पूछ सकते हो कि गाय को बचाने में सबसे अगर कोई अग्रणी है तो शमशाद अंसारी है। शमशाद अंसारी साहब गाय को बचाने में सबसे आगे हैं। लेकिन एक सवाल ये पैदा हुआ, अभी हाल ही में नूरपुर रोड पर एक वाकया पेश आया, शायद आपके नॉलेज में आया हो। नूरपुर रोड पर बिजनौर से आगे चलते नूरपुर रोड पर एक गाय घायल हुई। रात के वक्त में किसी लड़के ने, ये वीडियो वायरल हुई थी, उसमें काफ़ी लोगों को कॉल किया कि साहब ऐसे ऐसे गाय है और ऐसे इसका एक्सीडेंट हो गया। गौशाला पर कहीं कितनी उसकी नहीं, लेकिन मैं कोई कॉल उसकी रिसीव नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा ना कि वो उन्होंने कॉल किसी, मुझे तो कॉल नहीं की। जितने लोगों ने मुझे कॉल की है, चाहे वो मेरी सीमा के अंदर हो या सीमा के बाहर हो, मैं पहुँचा हूँ। इन साहब ने मुझे कॉल नहीं किया। अगर इन्होंने मुझे कॉल की होगी, अगर मैं नहीं पहुँचाऊँगा तो मैं इसका जवाब तब दे पाऊँगा। मुझे इन्होंने कॉल नहीं की होगी। हो सकता है नगर पालिका सीमा से बाहर हो, ये भी हो सकता है। बिजनौर की आवाम का कहना है कि शमशाद अंसारी साहब आवाम के लिए ज़रूरत पड़ने पर उनके बीच हमेशा खड़े नज़र आते हैं। कभी अपना फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करते, 24 घंटे उनका फ़ोन ऑन रहता है और इंसाफ के लिए शासन और प्रशासन से भी लड़े जाते हैं। कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो जनता बता रही है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं शमशाद अंसारी साहब के मुँह से सुन मैंने तो 100% बिल्कुल सच है। और फ़ोन, जहाँ तक फ़ोन का सवाल है कि 24 घंटे फ़ोन खुलना या बंद होना, मैं डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बड़े भाई में है मेरे आप ये बताइए, रात को 2 बजे सब लोग सोना चाहते हैं ना, चैन की नींद सोना चाहते हैं, थके हारे सब लोग चाहते हैं मैं अपने गर्म बिस्तर में आराम से रहूँ और सो जाऊँ। लेकिन कोई इंसान रात को 2 बजे आपको कॉल कर रहा है तो उसकी कितनी ज़रूरत होगी, कितनी परेशानी होगी, कितनी उसकी मुसीबत में होगा वो इंसान कि आपको 2 बजे कॉल करने की हिम्मत कर रहा है। तो मैं सबसे पहले रात की कॉल उठाता हूँ कि मैं सो रहा हूँ तो ये भी सोने वाला इंसान होगा, लेकिन ये परेशान है और अल्लाह ने मुझे जरिया बनाया है, मैं उसकी परेशानी को हल कर सकता हूँ, इसलिए मैं फ़ोन उठाता हूँ। मेरा आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद आफ्ताब साहब का होगा। अभी देश एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा था आज से 2 साल पहले, जिसका नाम था कोरोना। जी, शमशाद अंसारी साहब ने कोरोना पीरियड के अंदर बिजनौर के लिए क्या क्या कार्य किए हैं वो जनता सुनना चाहती है, और किस तरीके से लोगों की हेल्प की, कहाँ तक हेल्प की, वो आप अपनी ज़बान से। मेरे अल्लाह ने मुझसे ऐसा काम कराया है, शायद किसी से कराया हो। अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, मैं सड़कों पर निकला। कोरोना में जब लोग अपने घरों के दरवाजे नहीं खोल रहे थे, मैं सैनिटाइज़र कर रहा था, मैं सफाई में अग्रणी था। और सबसे बड़ा काम राशन पहुँचाना। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जितने लोगों को मुझसे ज़रूरत पड़ी, मेरे अल्लाह ने उनको मुझसे मदद करवाई। मैंने उनके घर राशन पहुँचवाया। मेरे घर पे पक्का खाना भी हमेशा अवेलेबल रहता था, कोई गरीब आए तो मैं उनको देता था। और एक सबसे बड़ा काम मेरे अल्लाह ने मुझसे ये लिया कि जो जमात वाले लोग क्वारंटाइन हुए थे हमारे पूरे जो जनपद के और आसपास के इलाकों के, लगभग वो 500-550 की शक्ल में थे, और वो अलग अलग सेंटर में उनको क्वारंटाइन किया गया था। तो जब रमज़ान शरीफ आया तो उनको अफ्तार की दिक्कत हुई, सहरी की दिक्कत हुई, क्योंकि शासन प्रशासन ने कह दिया कि हमारी लिस्ट में ये मेनू नहीं है, शाम का अफ्तार और रात की सहरी, हमारे में लंच और डिनर होता है और ब्रेकफास्ट होता है। तो मैंने उनके सिस्टम को बदला। मैंने कहा सर ये काम मुझे दे दीजिए, और इसमें जितना भी खर्च होगा मैं जेब से करना चाहता हूँ, ना कि किसी सरकारी खर्च से। तो वो मैंने अफ्तार और सहरी का इंतजाम उनके पूरे मुस्तकिल 30 दिन तक लगातार किया। मैं खुद लेकर जाता था, खुद देकर आता था। और जब दूसरा टर्न आया जिसमें भयंकर वैश्विक महामारी फैली और लोगों ने दम तोड़ना शुरू किया, ऑक्सीजन की दिक्कत हुई, तो जाने कितने लोगों ने मेरे हाथों में दम तोड़ा है डॉक्टर साहब, मैं अब वो मंजर में बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरा ड्राइवर मुझे छोड़ के भाग जाता था, मेरे साथ के लोग मुझसे भाग जाते थे। जब मैं घुसता था अंदर अस्पताल में तो डॉक्टर भी कहते थे यार तुम अंदर क्यों आते हो, लेकिन मैं सोचता था कि मेरी एक कोशिश से क्या पता किसी इंसान की जान बच जाए, और बची भी है। मेरे अल्लाह ने मेरे कई लोगों की जान बचाई है जिनको मैंने ऑक्सीजन मुहैया कराया है। ज़रिया मैं बनाऊँ, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन मैं ज़रिया बनाऊँ, और उस ज़रिए को मैंने मिसाल भी पेश किया ज़िले के अंदर कि मैं निकलूँगा तो सब लोग निकलेंगे। और इसी का मुझे बदला मिला। शासन प्रशासन ने मेरे खिलाफ मेरे ऊपर इतनी ज़्यादती की कि लॉकडाउन कोरोना का उल्लंघन का तोड़ने का मेरे ऊपर मुकदमा लगाया, और जबरन मुझे एक ज़िले के वरिष्ठ अधिकारी, बड़े अधिकारी ने मुझे उठाकर घर से गिरफ्तार किया और मुझे जेल भेजने का कार्य वो करना चाहते थे। मुझे थाने में बंद किया, लेकिन लोगों की दुआएं साथ थी, मैं वहाँ से बाइज्जत बरी बचकर आया। शमशाद भाई, आपके चुनावी सफ़र में देखा गया कि शुरुआत से ही चेयरमैन बनने के बाद आपके पीछे ज़िले के जाने माने बड़े अधिवक्ता शायद बार संघ अध्यक्ष जिला बिजनौर से आपका उनसे विवाद रहा,
और आपके पीछे मुकदमे लग गए। सोशल मीडिया से भी हमने देखा आपने कोई वॉइस रिकॉर्ड की थी, वो वीडियो आपने वायरल भी करी। आखिर इतनी बड़ी ताकतों से आप कैसे लड़ने में कामयाब रहे? मैं तो अभी भी लड़ रहा हूँ, मुकदमा ख़त्म नहीं हुए। वो लोग तो चाहते नहीं थे कि एक छोटा सा आदमी सब्जी फल बेचने वाला इंसान इस शहर की कुर्सी पर बैठ जाए। वो 12 अध्यक्ष थे, उनको हजम ही नहीं हो रही थी कि वो क्या मैटर था, क्या मुद्दा था? मुद्दा यही था कि वो बार बार ये कहते थे, मुझसे खुद कहते थे वो कि तुमने मुझे कैसे हरा दिया, तुमने मुझे कैसे हरा दिया। उनको वो खींच थी, वो जलन थी, वो जलन के बदले में मुझे वो टारगेट कर रहे थे। वो ये चाहते ये थे कि मुझे उतार दे इस कुर्सी से, दोबारा चुनाव हो जाए, मैं दोबारा जीत जाऊँ। लेकिन जनता का प्यार था, लोगों की दुआएं थी और जनता का चुनाव हुआ, मैं जनादेश मुझे मिला था। ऐसा तो नहीं कि मैंने खुद जाकर मैं पर्चा भरा मैं जीत गया, मुझे तो जनता ने वोट दिया था ना। तो वो मुझे बिल्कुल इस तरीके से देखते थे कि यार इसने छोटे से आदमी ने मुझे इतने बड़े 12 अध्यक्ष को कैसे हरा दिया। वो उनको हजम नहीं होती थी बात ये, उसमें वो डिप्रेशन कहो या उनके कोई भी मानसिकता रही हो, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब न कभी हुए पहले, न कभी आगे कभी हो पाएंगे। और वो उनका अभी भी ये प्रयास चल रहा है कि मुझे अभी भी जेल भेजना चाहते हैं। मेरे खिलाफ जो मुकदमा उन्होंने लिखवाए हैं वो फर्जी मुकदमे, उनमें चार्जशीट भी लग गई है, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई है। अल्लाह के ऊपर फैसला मैंने छोड़ रखा है। मेरी बीवी का भी इसमें नाम है, आगे अल्लाह मालिक है। मैं ईमानदारी पे रहा, हमेशा सच पे रहा। आपने लोगों का काम किया, आप लोगों के काम आए, आपने NCA NRC में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, आपने ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह पूरे तैयार किए, बेपनाह मोहब्बत और प्यार आपने आवाम के ऊपर लुटाया, ऐसा है बेशक सुनने में आ रहा है। बेशक। लेकिन ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि शमशाद अंसारी अपने परिवार को जोड़ने में नाकाम हुए उनके छोटे भाई इलेक्शन की तैयारी में। नहीं, ये सब गलत बातें हैं, विरोधियों की ये साजिश है, चाल है। कहीं आपने देखा है कोई फ्लेक्सी या कि बैनर के मेरा छोटा भाई इलेक्शन लड़ रहा हो? अगर मुबारकबाद देना कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो मैं नहीं मानता, मेरे परिवार का सदस्य हिस्सा है वो। और जब वो ईद की मुबारकबाद दे रहा तो उसमें ये थोड़ी लिखा है उसने कि मैं चेयरमैन लड़ रहा हूँ। मुबारकबाद तो कोई भी दे सकता है, और चेयरमैन का परिवार पूरा, जो चेयरमैन होता है उसका परिवार का हर सदस्य चेयरमैन होता है। ये बात गलत है, ये अफवाह है, विरोधी की साजिश है। मुझे कमज़ोर करने की ताकत है और ताकत के साथ ही मुझे कमज़ोर करना चाहते हैं। इस बात को फैलाते रहते हैं हमेशा कि इनका छोटा भाई इनके खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 3 बार गवर्नमेंट ने सम्मानित किया जी, इसके बारे में हम कोई उंगली नहीं उठा सकते कि आपको क्यों किया। आपने काम किए होंगे, गवर्नमेंट ने आपके काम को जज किया और आपको पूरी तरीके से सम्मान दिया, नो डाउट। बट जो हमारा क्वेश्चन बन गया था, आखिर फिर आप विरोधियों के निशाने पर क्यों रहते हैं? वो विरोधी नहीं है, उनकी मानसिकता ऐसी है कि वो उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि भाई ये तो इसने इतनी जगह बना ली है, इसको कैसे डाउन किया जाए। वो अलग अलग तरीके के आरोप लगाकर, आज तक मेरे ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, वित्तीय अनियमितता की कोई शिकायत मेरे खिलाफ नहीं हुई। जितनी भी शिकायत हुई है मेरे पर्सनल मामले की शिकायत की है कि इनकी एज कम है इनकी वाइफ की, और इनके घर में परिवार में झगड़ा है, और ये क्या नाम गाड़ी से घूमते हैं। कभी उन्होंने ये बताया कि इन्होंने सड़कें नहीं बनाई, कभी उन्होंने बताया जनता के बीच नहीं रहे, कभी उन्होंने बताया थाने नहीं जाते, कभी उन्होंने बताया इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिया, कभी उन्होंने ये बताया कि शमशाद अंसारी थाने क्यों नहीं जाता। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन बात करते हैं। और वो चंद लोग हैं, जनता उनको पहले भी जवाब दे चुकी है और आने वाले टाइम में उनको जवाब देगी। इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमने एक चीज़ देखी है, कल एक वीडियो देखी थी जिसमें एक न्यूज़ चैनल के एंकर हैं और वो फील्ड में वर्क कर रही थी और वो आवास विकास कॉलोनी में गई और वहाँ जाकर शायद वो अभी कुछ ही वक्त पहले ही वो बिजनौर से शायद जुड़ा आवास विकास कॉलोनी, और जहाँ की सड़कें बहुत ज़्यादा बदहाल थी, वहाँ पर पानी बढ़ जाया करता था। शमशाद अंसारी साहब ने वहाँ पहुँच कर वहाँ के लोगों की परेशानी को समझा और उसका सोल्यूशन निकाला। आज वहाँ मैं देख रहा था वहाँ की आवाम उनके कार्यों की सराहना कर रही है। वो बात अलग है कि हालात आगे क्या होंगे। अगला सवाल मैं आपसे मैं आपको जवाब देना चाहूँगा इसमें। अगर आप जी बिल्कुल, आपने आवास विकास की बात की, हाँ, जब मैं आवास विकास की तरफ से निकलता था, बरसात होती थी तो मतलब समझ लीजिए कि ऐसा लगता था कि हम कहाँ पर हैं। जैसे बम्बई में कभी आपने देखा होगा न्यूज़ चैनलों पे कि पानी भर जाता था, इतना पानी घोटों मतलब पैरों के ऊपर तक पानी रहता था। तो मैं गाड़ी रोक कर अपने नगर पालिका की टीम, जबकि नगर पालिका में नहीं आता था, वो अपनी नगर पालिका की टीम बुलाकर उससे ट्रैक्टर ट्रॉली से उसकी जो पानी खींचने मशीन होती है उससे पानी निकालता था। तब मैं लोगों से कहता था यार तुम्हारी सड़क क्यों नहीं बनती है? तो उन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है। जो आपने मुझसे पहले सवाल किया था ना कि सरकार पैसा नहीं देती, आपका जवाब अब मिल गया आपको। जब उन्होंने मुझसे कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है, और जैसे ही नगर पालिका में उसका सीमा विस्तार हुआ, नगर पालिका का हैंडओवर हुआ, मैंने सबसे पहले काम आवास विकास में 1,35,00,000 रुपए की सड़कें बनाने का कार्य किया। और वहाँ कोई पानी नहीं भरता है, आप आवास विकास के लोगों से पूछ लीजिए, वहाँ एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता है। मैंने ना हिंदू मुस्लिम की कभी बात की है, ना जाति धर्म की कभी बात की है। और आवास विकास वाले लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन होगा और शमशाद अंसारी को हम
वोटों से सर पे ताज पहनाएंगे। सरदनी रोड आपके अंडर में आता है? सरदनी रोड पर काम चल गया है, हमारे अंडर में आता है, सड़क बन रही है, आप देख सकते हैं जाकर। और ऐसी सड़क बन रही है कि 1 महीने के अंदर बेहतरीन सड़क बनकर तैयार हो जाएगी, काम चल रहा है अभी भी। एक क्वेश्चन आया कि बिजनौर शहर की जनता के लिए आपने बहुत विकास किया है, अगर बिजनौर की जनता फिर आपको चुनाव में चुनती है तो ऐसे क्या काम होंगे जो आप करेंगे आने वाले चुनाव में? आपका चुनाव मैनिफेस्टो क्या होगा? सबसे पहले तो भाईचारा कायम रहेगा, कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेगा। जो जाति धर्मों की बात चल रही है, खासकर इस सरकार ने जहर घोला है, उसको कम करने का प्रयास करूँगा। जो बचे हुए कार्य हैं उनको पूरा कराऊँगा। बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं अभी भी बनने से रह गई हैं, वो बनेंगी। और फिर वही कहूँगा कि जनता और चेयरमैन के बीच की दूरी को ख़त्म करूँगा। अभी हाल फिलहाल में एक रस्म चली है ज़िला बिजनौर में, ज़बरदस्त अंदाज में चली है एम्बुलेंस। लोगों ने कोरोना निकल गया, एक इतनी बड़ी बीमारी निकल गई जी, जब उन लोगों की निगाह एम्बुलेंस की जानिब नहीं मुड़ी। जी, अब नजीबाबाद में भी एम्बुलेंस है, सहारनपुर में भी एम्बुलेंस है। बिजनौर के राजा अंसारी साहब ऐलान कर गए कि इलेक्शन से पहले एम्बुलेंस दूंगा। जी, सॉरी, नेहटौर के राजा अंसारी साहब ऐलान कर गए कि बिजनौर। क्या शमशाद आलम साहब के जहन के अंदर ये अंसारी साहब के है जहन में बात? सब भाइयों का अपना अपना काम करने का अलग तरीका है। सब भाइयों का अपना अपना काम करने का अलग तरीका है। मेरी तो गाड़ी ही एम्बुलेंस है। मैं तो हर वक्त सड़क पे रहने वाला इंसान हूँ। मेरा कोई मरीज़ मिलता है, मैं बैठ के चल देता हूँ, चलो भाई अस्पताल चलना है तो अस्पताल लेके चलिए। मैंने तो कभी कोई अपना ना नंबर बंद किया, ना अपनी गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया, ना अपने घर का गेट बंद किया। मेरा दरवाज़ा खुला है। सारे चेयरमैनों का, अपने मेरे भाइयों का अपना अलग काम करना तरीका है। हाँ, भविष्य में अगर मुझे ये क्या नाम चेयरमैन की कुर्सी दोबारा से मिलती है तो ये अच्छा मामला है। एम्बुलेंस होनी चाहिए सब जगह। और इन लोगों ने हमें भी दिखाया है, तीनों भाइयों ने जिनका आपने नाम लिया है, तो मैं भी इनसे प्रेरणा लेकर एम्बुलेंस देने की कोशिश करूँगा पूरी तरीके से। शमशाद भाई, अगर आने वाले चुनाव में इन केस मान लीजिए आपको समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं होता है जी, तब आप इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और मैं ऐसी राजनीति नहीं करता। आपके यहाँ को जो भी लोग इससे पहले आए होंगे उन्होंने आपको क्या कहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी है। अगर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे टिकट दिया तो मैं चुनाव लड़ूंगा और 100% इंशाअल्लाह ताला उनको जीत कर सदर की कुर्सी दूंगा। और अगर वो कहेंगे कि आपको चुनाव नहीं लड़ना तो जिसको वो टिकट देंगे उसको जिताकर उनकी झोली में लेकर डालने का कार्य करूंगा। क्या लगता है, क्या संभावना है टिकट मुझे मिलेगा? मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे मेहनत को जानते हैं, मेरी काबिलियत को जानते हैं और उन्हीं की बदौलत मैं इतनी लोकप्रियता हासिल कर चुका हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबका सम्मान करते हैं और सबसे बड़ी अच्छी खूबी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंदर ये है कि वो छोटे कार्यकर्ताओं को बढ़ाते हैं। जैसे मुझे छोटे कार्यकर्ताओं को उन्होंने बढ़ाकर नगर बिजनौर की कुर्सी पर बिठाया था, वो पुनः मुझे टिकट देंगे। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है, मेरी मुलाकात भी हुई है। अभी तो हम सब लोग गमगीन हैं, शोक संतप्त हैं, क्योंकि हमारे करोड़ों दिलों के धड़कन धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं रहे। उन लोगों का हमें सबको गम है, अफसोस है। अभी तो कोई इस तरह की बात हम ना कर सकते हैं, ना हमें करनी चाहिए। अभी तो अखिलेश यादव जी के प्रति, उनके परिवार के प्रति मेरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, संवेदना व्यक्त करते हुए मैं ढांढस बताता हूँ कि वो उनका परिवार इस दुख को सहन करे। आने वाले नगर पालिका के चुनाव में अपने शहर बिजनौर की जनता की आवाम जो जनता है उससे क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहूँगा कि सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सब चुनाव लड़ेंगे, कोई इसमें कुछ नहीं है। किसी के ऊपर ऐसी कोई टिप्पणी ना करे जिससे किसी का दिल दुखे, आहत हो कोई भी इंसान। आपसी भाईचारा बनाते हुए जिसने काम किया उसको वोट दें। और मेरा स्लोगन है कि परखा जिसे चुनेंगे उसे। ये चैलेंज है, हर आदमी ये बात नहीं कह सकता है। मैंने चैलेंज दिया है, मैंने कहा है कि परखा है जिसे चुनेंगे उसे। अगर जनता ने मुझे परख लिया है, मैं इस काबिल हूँ तो मुझे चुने। अगर मुझे नहीं परखा है तो जो मेरा भाई दूसरा या कोई भी चुनाव लड़ रहा है उनको वोट देने का उनको अधिकार है। लेकिन कहूँगा यही कि किसी के ऊपर कोई ऐसी टीका टिप्पणी ना करे जिससे उसकी भावना आहत हो। सभी लोग प्यार के साथ इलेक्शन लड़ें। इस कड़ी का आखिरी सवाल और उसके बाद फिर इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। आपने एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया है कूड़े को फिल्टर करने का, डंपिंग ग्राउंड। हाँ, उसके बारे में बताइएगा, क्योंकि ये अभी प्लांट सिर्फ शायद बिजनौर में लगा है, कहीं और नगर पालिका के अंदर नहीं लगा है। और आखिर ये आपके दिमाग में कहाँ से बात आई, आप कहाँ से आपने प्रेरणा ली, और ये और लोग जो आने वाले हैं या मौजूदा हैं कहाँ से क्या प्रोवाइड करें, इस चैनल के माध्यम से बताइए। ये प्रेरणा मुझे इंदौर से मिली। भोपाल, इंदौर जो मध्य प्रदेश का एक बहुत ज़िला है, आपको जानकारी होगी कि पिछले 10 सालों से इंदौर
हिंदुस्तान में नंबर 1 आते हैं सफाई में। जबकि वहाँ भी कूड़ा होता है, वहाँ भी इंसान है, वहाँ भी जल भराव की समस्या होती है, लेकिन वहाँ एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि कूड़े को डंप करते हैं। कूड़े को रिसाइकलिंग करके, उसको कूड़े को डंप करके, उसका गीला सूखा कूड़ा अलग करके उससे इनकम करते हैं। कूड़ा ज़मीन पे नहीं डालते, कहीं रोड पे नहीं डालते। ये मुझे प्रेरणा वहाँ से मिली। और बिजनौर नगर के कोनों से कूड़ा उठाकर मैं शहर के 6 किलोमीटर दूर 22 बीघे में हमने डंपिंग ग्राउंड बनाया। वहाँ बहुत आलीशान मशीनें लगाई हैं, करोड़ों रुपए की उनकी कीमत है। वो कूड़े को अलग करती हैं और कूड़े को उठाकर उसको रिसाइकलिंग करके, उसको नष्ट करके और उसको पूरी तरीके से इनकम का जरिया बनाया है नगर पालिका बिजनौर में। आपने इस कदर कुछ किया है बिजनौर शहर के लिए, उम्मीद है कि अब की बार नगर पालिका चुनाव जीत पाएंगे? एक तरफा इंशाअल्लाह ताला, एक तरफा। चलिए साथियों, ये आप थे शमशाद अंसारी साहब, जो चेयरपर्सन पति थे बिजनौर के, और आज हमारे स्टूडियो के चीफ गेस्ट यही थे, मेहमान खुसूसी यही थे। आज उन्होंने हमें पूरी अपनी बिजनौर की कारगुजारी बताई, उन्होंने किस तरीके से किस किस अंदाज़ में और किस किस दौर में किस किस मुसीबतों में उन्होंने कार्य किए हैं, और उन्होंने बिजनौर शहर की आवाम जितनी भी है उसके दिलों पर किस कदर मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ उनको वो देखते हैं, और किस कदर उन्होंने अपनी मेहनत रात दिन कही। जैसे कि जनता के सवाल आए हैं, और ये हमने आपसे जो बात की है अभी तक, ये सब जनता के ही सवाल थे, हमारा ज़ाती कोई सवाल नहीं था। क्योंकि हम लोग नजीबाबाद के जो हमारे सर्वे के अंदर आए थे, जो हमने क्वेश्चन डाले थे, बिजनौर की आवाम ने हमसे किए थे। हज़ारों लोग हमारे चैनल को इसको देख रहे हैं। अब इस कदर मेहनत और NRC और आपका ये कोरोना और दीगर ये आपका फ़िल्टर, जो आपने कूड़ा फ़िल्टर लगाया, और इस तरह के दीगर काम जो वहाँ की सड़क के चल रहे हैं, और शहर बिजनौर को इज़्ज़त अफजाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर 5 साल के अंदर ये करवाई, ये एक बहुत बड़ा काम है ज़िला बिजनौर के लिए। मैं इसके लिए एक सलाम नजीबाबाद की जानिब से एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ज़िला बिजनौर को इतनी बड़ी इज़्ज़त उन्होंने दिलवाई है कि एक राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदया की जानिब से भी गवर्नमेंट ने उनको एक अवार्ड दिया है। अब वक्त आना है, आगे वक्त आने वाला है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। ये एक बिजनौर की आवाम की ये सोच है कि वो क्या इस मेहनत को, इस कार्य जो उन्होंने इस कदर मेहनत की, आवाम की मोहब्बत अपने ऊपर लुटाई, अपनी मोहब्बत आवाम के ऊपर लुटाई, आवाम के लिए बेतहाशा काम किया, आखिर आवाम इस काम का सिला क्या उनको देगी। इसके लिए आप वेट कीजिए आने वाले चुनाव तक, क्या इस मोहब्बत, इस काम का सिला आवाम उनको देगी। आप देख रहे थे सलाम नजीबाबाद, हमारा यूट्यूब चैनल सलाम नजीबाबाद का सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत जल्दी एक और शख्सियत को आपसे रूबरू कराएंगे, नगर पंचायत सहारनपुर के चेयरमैन साहब मेराज साहब 20 तारीख को रात को 9 बजे आपके साथ लाइव बैठे हुए होंगे। आप उनके लिए जो क्वेश्चन चाहते हैं वो हमें आप व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारा SMS कीजिएगा। हम बहुत जल्दी उनके आपके सवाल अपने चैनल के माध्यम से रखेंगे, और इसी तरीके से हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होता है। जब तक के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जय हिंद, जय भारत।